दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति पर आधारित एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। प्रदीप्ति पर आधारित क्वेश्चंस हम पहले भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्रदीप्ति के पहले के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी प्रश्न रिपीट ना हो। इसलिए आपको अच्छे और नए क्वेश्चन के लिए सभी वीडियोज़ देखना ज़रूरी है। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, जहां टेस्ट नंबर 97 हुआ था। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए कम्युनिटी टैब में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। साथियों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि एक फ्लोरेसेंट लैंप को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि हम बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करें, हमें ये सवाल पूछा गया। दोस्तों एक फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है इसमें चोक होती है और चोक में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, यानी जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही अधिक होगा। चोक जो है वो करंट को उतना ही बेटर कंट्रोल कर पाएगी, और करंट कंट्रोलिंग पर भी फ्लोरेसेंट लैंप का प्रकार ये निर्भर करता है। यानी ऑप्शन रहेगा डी कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें इसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पर ऑपरेट करना चाहिए। यानी अगर हम और बेटर चाहते हैं, वैसे तो बढ़िया कर ही रहा है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन यदि इससे भी बेटर अगर और चाहिए तो हायर फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करें, लैंप का परफॉर्मेंस और अधिक अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से क्या प्रदीप्ति से संबंधित है। इल्यूमिनेशन से संबंधित नियम के बारे में पूछा है। सभी जानते होंगे लैम्बर्ट का कोसाइन नियम और लैम्बर्ट का अवशोषण गुणांक, एब्सॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं जिसको, वो नियम प्रदीप्ति का है। लैम्बर्ट एब्सॉर्प्शन नियम इसका उत्तर रहेगा। वैसे भी देखो न्यूटन का नियम गति से संबंधित है, थेनविन का सर्किट से संबंधित है, और किरचॉफ का भी सर्किट से ही संबंधित नियम है, प्रदीप्ति से संबंधित नहीं। बी उत्तर रहेगा लैम्बर्ट एब्सॉर्प्शन लॉ। अगला सवाल, उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उनके बीच डिस्चार्ज से प्रकाश मिलता है। वेपर लैंप ही बोलते हैं दोस्तों इनको, जैसे सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, गैस या वाष्प अगर हो, और इलेक्ट्रोड जब हो तो उनके बीच में डिस्चार्ज होता है, इसलिए उनको वेपर डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं। अब ऑप्शन केवल डिस्चार्ज का ही है तो यहाँ तक ठीक है, नहीं तो वेपर डिस्चार्ज लैंप ऑप्शन आपको मिल सकता था। जैसे मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप 2 तरह के होते हैं। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच स्पार्क से बिजली उत्पन्न का सवाल होता तो फिर अपना आर्क लैंप होता, अपन सी ऑप्शन कर देते। अगला हमारा सवाल है कि फिलामेंट लोड का पावर फैक्टर कितना होता है। दोस्तों ये सवाल अलग अलग 2 तरीके से पूछा गया। एक तो ये पूछा गया कि निम्न में से किस बार का पावर फैक्टर इकाई है, और दूसरा फिलामेंट। देखो फिलामेंट वैसे तो सब में होता है, लेकिन जब फिलामेंट लैंप का सवाल जब भी आता है तो ध्यान रखें ये इनकेंडिसेंट लैंप के बारे में ही पूछता है। उदीप्त लैंप बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, तापीय सिद्धांत पर यह आधारित होता है। और थर्मल वाला जो उसमें सिद्धांत है उसका पावर फैक्टर इकाई मानते हैं, क्योंकि केवल रेजिस्टेंस होता है इस फिलामेंट का, इंडक्टेंस नहीं मानते अपने। तो ए ऑप्शन रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर वो वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रकाश का एक समान वितरण किस बात पर निर्भर करेगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम जाएं तो स्पेस हाइट रेशियो, यानी स्थान कैसा है, ऊंचाई कितनी है, इस अनुपात पर निर्भर करेगा। हालांकि कितना प्रकाश किस ओर जाएगा ये रिफ्लेक्टर पर भी तो निर्भर करता है, लेकिन जब ऑल अबोव का ऑप्शन नहीं है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिर किस बात पर निर्भर करेगा, स्पेस हाइट रेशियो पर ही करेगा। यानी स्थान और ऊंचाई, मान लीजिए लैंप को हम और ज़्यादा हाइट पे लगा देंगे तो प्रकाश जो है वो कम हो जाता है। अगला हमारा सवाल है कि गैस भरा टंगस्टन लैंप की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों वैसे तो इसमें 2 तरीके की होती है। जब वैक्यूम टाइप का हो तो लगभग 10 ल्यूमन प्रति वाट की है, और गैस भर देते हैं तो 20 ल्यूमन प्रति वाट होती है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप 2 तरह का होता है, वैक्यूम और गैस भरा।
तो 10 से 20 ल्यूमन इसकी होती है एफिशिएंसी, इसलिए 12 ल्यूमन प्रति वाट ऑप्शन की तरफ अपन जाएंगे। उत्तर अपना बी रहेगा, 12 ल्यूमन प्रति वाट वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विकल्प में दिए गए लैंप में से कौन सा ऐसा है जिसमें वोल्टेज के वेरिएशन का उसके प्रकाश उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों उस लैंप का नाम है इनकैंडिसेंट लैंप। उद्दीप्त लैंप जो होता है इसका फंक्शन सीधे सीधे सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। यह धारा के तापीय सिद्धांत यानी थर्मल सिद्धांत पर आधारित होता है। रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट उत्पन्न होती है और ऊष्मा के कारण ये प्रकाश उत्पन्न करता है, और वोल्टेज से ऊष्मा सीधे सीधे प्रभावित होती है। जबकि बाकी जितने भी डिस्चार्ज लैंप हैं इनमें वोल्टेज का सीधा कोई प्रभाव नहीं होता। हिंदी में उद्दीप्त लैंप होगा, इंग्लिश में इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। इसका आंसर रहेगा ए। अगला अपना सवाल है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती एक सोर्स से ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स 1 ल्यूमन होता है जो किसके बराबर है। तो 1 ल्यूमन जो प्रकाश होता है कैंडल पावर के रूप में, ये 4 पावर कैंडल पावर के बराबर होता है 4 पाई, और पाई का मान 3.14 रख कर अगर आप इसको 4 से कैलकुलेट करते हैं तो उत्तर आएगा 12.56 कैंडल पावर। यानी 1 ल्यूमन का प्रकाश जो है वो 12.56 कैंडल पावर के बराबर होता है औसत प्रदीप्ति की यदि बात की जाए तो। 4 पाई के बराबर है, सीधा सीधा इतना ध्यान रखो। कल को हो सकता है ऑप्शन ही अलग तरीके से आ जाए, तो फिर 4 पाई ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप एक किस प्रकार का लैंप है। तो हाई प्रेशर मर्करी हो या सोडियम वेपर लैंप हो, किसी भी तरह के हो, ये लैंप सभी डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं। उच्च दाब पर मर्करी इनमें भरी जाती है और इलेक्ट्रोडों के बीच जब डिस्चार्ज होता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जिंक सिलिकेट के द्वारा उत्पादित फ्लोरोसेंट का रंग कैसा होता है। दोस्तों ट्यूबलाइट जो होती है उसमें आंतरिक सतह पर रोड जो होती है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, आंतरिक सतह पर किसी न किसी पदार्थ की कोटिंग होती है और उस कोटिंग को अपन फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। प्रकाश का रंग उस फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग पर ही डिपेंडेंट होता है। अब जिंक सिलिकेट की यदि अंदर कोटिंग हो तो ग्रीन यानी हरे रंग का प्रकाश हमें मिलता है। अगला हमारा सवाल है कि गैस भरे टंगस्टन लैंप का प्रचालन तापमान कितना होता है। दोस्तों टंगस्टन फिलामेंट लैंप 2 तरह का होता है। एक इनकैंडिसेंट लैंप की यदि मैं बात करूं तो 3 तरह का लैंप होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप, उसके बाद में टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट वाला 2 तरह का होता है, वैक्यूम टाइप और गैस भरा। कार्बन फिलामेंट लैंप जो है इसका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री होता है। वैक्यूम जो होता है उसका 2300 यानी 2200 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हो। गैस भरा फिलामेंट लैंप जो है इसका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अभी हमारा बी उत्तर सही रहेगा, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही तापमान है। अगला सवाल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार सभी तापदीप्त लैंपों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी इनकैंडिसेंट लैंप जो है वो कितनी दूरी पर होने चाहिए। प्रकाशीय उपकरण लगभग 2.25 मीटर हाइट पर होते हैं, 2.25 मीटर पर, तो 2.5 मीटर इसका आप ऑप्शन कर सकते हैं। लगभग 2.5 मीटर पर ऊंचाई होनी चाहिए, इससे अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिलने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल, इनकैंडिसेंट लैंप के ग्लास एनवलप में क्या शामिल होता है, यानी वो कांच जो होता है उसके पात्र में क्या भरा रहता है। गैस भरा जो इनकैंडिसेंट लैंप होता है उसमें आर्गन और नाइट्रोजन की मिश्रण भरा जाता है। दोनों निष्क्रिय गैस मानी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन, और इनका मिश्रण उसमें भरा जाता है। अगला सवाल, 20 ल्यूमन प्रति वाट दक्षता वाला लैंप 250 वोल्ट पर 0.6 एम्पीयर की धारा लेता है, कुल फ्लक्स कितना होगा। देखो भाई, 1 वाट शक्ति कंजप्शन करवाता तो कितना ल्यूमन प्रकाश देता आउटपुट में 20 ल्यूमन। हम शक्ति ज्ञात करेंगे तो V × I का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 250 वोल्ट है और 0.6 एम्पीयर की धारा है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 150 वाट लैंप हो गया। 150 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आएगा 3000 ल्यूमन। यानी ये लैंप हमें 3000 ल्यूमन का आउटपुट में प्रकाश देगा। अगला सवाल है कि इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति जो है इसकी इकाई क्या होती है। प्रदीप्ति जब भी आए ना इल्यूमिनेशन तो इसकी इकाई लक्स होती है या फिर ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर। ये एक तरह से प्रदीप्ति घनत्व कहलाता है।
इल्यूमिनेशन जो है एक तरह से प्रदीप्ति घनत्व कहलाता है। लैम्बर्ट जो है ये ब्राइटनेस की इकाई है। कैंडला ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। और इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई पूछे तो ल्यूमन होता है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स डेंसिटी भी अगर पूछ लेता ना तब भी आपको लक्स ही करना होता था, ध्यान रखना। चारों इकाइयों को याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट फिर आ गया कि ब्राइटनेस की यूनिट क्या है, तो ये तो मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बता दिया, लैम्बर्ट होता है। ल्यूमन प्रदीप्ति फ्लक्स की, लक्स फ्लक्स घनत्व की या फिर इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन की, और कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है। अगला सवाल है फिलामेंट लैंप किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फिलामेंट लैंप दोस्तों इनकैंडिसेंट लैंप को ही बोला जाता है, ध्यान रखना। और ये धारा के उसमें सिद्धांत पर आधारित होते। तापीय सिद्धांत इसका आधार माना जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसीलिए इसका लोड का पावर फैक्टर की प्रकृति इकाई मानी जाती है। अगला सवाल, प्रदीप्ति के व्युत्पन्न वर्ग नियम के अनुसार यदि प्रकाश का सोर्स और सतह के बीच दूरी d हो तो प्रदीप्ति पर सतह पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम सभी जानते हैं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/d² इसका सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल, सोडियम वेपर लैंप से कैसा रंग निकलता है। देखिए इसने ये तो पूछा नहीं कि पूर्ण प्रकाशित है कि स्टार्टिंग का समय है, इसलिए पूर्ण प्रकाशित का ही बताया करो। तो पीला प्रकाश देता है जब लैंप पूर्ण प्रकाशित होता है। येलो अपन इसका ऑप्शन करेंगे, ए ऑप्शन सही रहेगा। येलो यानी पीला प्रकाश देता है। अगला हमारा सवाल है कि लाइटिंग डिज़ाइन की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, यानी हमें किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। देखो उस क्षेत्र को मापना तो पड़ेगा जहां हमें लाइट देनी है। लैंप की मैन्युफैक्चरिंग डेटा शीट यानी लैंप कैसा है ये भी ध्यान रखना होगा। उस क्षेत्र में जो आदमी काम कर रहे हैं उनका वजन कितना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था अध्ययन आवश्यकता का अध्ययन, यानी हमें कृत्रिम प्रकाश कितना देना है और प्राकृतिक कितना आ रहा है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, है ना। सी उत्तर है कि उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों का भार, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला हमारा सवाल, सोडियम वेपर लैंप प्रारंभ में सोडियम किस अवस्था में होता है। स्टार्टिंग के समय सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था कहलाती है। इसीलिए तो लैंप का पूर्ण प्रकाशन का समय अधिक है। 5 से 10 मिनट लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में लगते हैं। और इसका कारण यही होता है कि इसको एक वाष्प यानी वेपर के रूप में परिवर्तित होने में समय लगता है। लैंप जो है वो ठोस है, सोडियम जो है वो ठोस है और उसको एक वाष्प के रूप में परिवर्तित होना है। नेक्स्ट हमारा सवाल, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में निम्न में से कौन सा लैंप होगा। ऑटोमोबाइल जो है ना, वाहनों वाले, ये 12 वोल्ट के लैंप होते हैं लगभग, व्हीकल्स की जो गाड़ियाँ होती है वो। जबकि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और फ्लड लाइट ये जितनी भी होती है ये अपने एक तरह से। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, वैसे तो 250 वोल्ट सप्लाई लो वोल्टेज सप्लाई होती है, तो सभी हो गए एक तरह से, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये पूछा है कि किस में लो वोल्टेज है, तो ऑटोमोबाइल वाली होगी ना, लगभग 6, 12, 24 वोल्ट की होती है इनमें लैंप। अगला हमारा सवाल है कि प्रकाश में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें कि 400 नैनोमीटर से नीचे तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त यानी इंफ्रारेड कहलाता है, और 700 नैनोमीटर से ऊपर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट कहलाता है। बताइए कौन सा क्या है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है एक गलत है, तो बताइए कौन सा क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, लगभग जो इसकी डिस्टेंस रखते हैं अपन, ये 380 माइक्रोमीटर से लेकर 760 माइक्रोमीटर तक अपन रखते हैं, ठीक है। और अगर इसको कन्वर्टेशन के रूप में देखें तो ये दोनों लाइनें इसने क्या किया, अपोजिट लिख दिया। 400 से नीचे जो होती है वो अल्ट्रावायलेट कहलाती है, और 700 से जो ऊपर चली जाती है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हो गए। अगला सवाल है कि एक हेलोजन लैंप जो होता है इसका औसत जीवन काल लगभग कितना माना जाता है। ये अभी रिसेंटली यूपीपीसीएल एग्जाम में भी पूछा गया था। तो हेलोजन एक विशेष प्रकार का लैंप है। इसमें हेलोजन गैसों का समूह होता है, जिसमें हेलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये गैसें होती है। लगभग 35 ल्यूमन प्रति वाट इसकी दक्षता मानते हैं। 2000 से 3500 घंटे इसका औसत जीवन काल माना जाता है।
अगला सवाल है कि अर्ध प्रत्यक्ष यानी सेमी डायरेक्ट जो लाइटिंग व्यवस्था होती है इसमें वस्तु पर प्रकाश कितना गिरता है? तो लगभग 60% से लेकर 90% तक वस्तु पर गिरता है। डायरेक्ट में कितना गिरता है? 90 से लेकर 100% तक गिरता है। बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना।